हेलो एवरीवन। एयर इंडिया जिसकी शुरुआत सर जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एविएशन सर्विस के तौर पे ईयर 1932 में 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ की थी, वो अब फाइनली 68 सालों के बाद टाटा के पोर्टफोलियो में घर वापसी कर रहा है। एयर इंडिया की जो घर वापसी है वो टाटा के पोर्टफोलियो में इसलिए हो पाई है क्योंकि टाटा सन्स की जो सब्सिडरी है टैलिस प्राइवेट लिमिटेड, वो यहाँ पे चैंपियन बिडर के तौर पे उभर के आई है, जहाँ पे कर्ज में डूबे हुए नेशन वाइड कैरियर एयर इंडिया को उन्होंने 18,000 करोड़ रुपीस के एंटरप्राइज वैल्यू के ऊपर यहाँ पे एक्वायर कर लिया है। इस एक्विजिशन के बाद जो टाटा ग्रुप है वो एयर इंडिया में 100% स्टेक्स को होल्ड करेगी। इसके साथ ही जो लो कॉस्ट इंटरनेशनल डिवीजन है एयर इंडिया एक्सप्रेस, उसमें भी वो लोग 100% स्टेक्स को होल्ड करेंगे। इसके साथ ही जो ग्राउंड मैनेजिंग जॉइंट वेंचर है एयर इंडिया सैट्स, उसमें वो लोग 50% के स्टेक्स एक्वायर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो टाटा सन्स है उसमें एयर इंडिया तीसरी फर्म होने वाली है जो कि जुड़ने जा रही है, जिसके चलते उनको जो है यहाँ पे ना सिर्फ हज़ारों प्लेन्स लेकिन थाउजेंड्स ऑफ क्वालिफाइड पायलट्स और क्रू का भी एक्सेस मिलेगा। इसके साथ ही ल्यूक्रेटिव लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट्स भी जो है दुनिया भर में उनका एक्सेस उनको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे ही ये खबर जो है पब्लिक डोमेन में 8 अक्टूबर को आई, वैसे ही लोगों ने खूब भर भर के टाटा ग्रुप को यहाँ पे बधाइयाँ दी। वहीं पे सोशल मीडिया पे भी ये जो मुद्दा है काफी चर्चे में रहा। और आज के ये जो वीडियो है उसका मेन पर्पस ये होगा जहाँ पे हम थोड़ा सा बात तो ये करेंगे ही कि इस एक्विजिशन के बाद जो एयर इंडिया का जो स्टाफ है, पायलट्स है, क्रू है, उनका क्या होने वाला है और किस तरीके से गवर्नमेंट जो है एयर इंडिया को बेचने में कामयाब हो पाई, क्या वो तरीके हैं जो अपनाए गए। इसके साथ ही हम लोग इन मुद्दों पे भी बात करेंगे कि क्या प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक्चुअल में बुरी चीज़ है, क्या नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हिस्ट्री के पन्ने को भी यहाँ पे पलटेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी आज से 30 साल पहले रिवाइव हो पाई थी। इसके साथ ही सरकार जो है यहाँ पे किन किन चीज़ों को प्राइवेट करने की बात कर रही है उसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसको इत्मीनान से देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। अब जब टाटा सन्स ने एयर इंडिया को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से ये कहा गया है कि टाटा सन्स के ऊपर यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं रहेगा। अगर फ्यूचर में वो लोग कोई फ्यूचर मर्जर वगैरह करना चाहते हैं तो उनको पूरी छूट दी जाएगी, कोई भी यहाँ पे उनके ऊपर बाधा नहीं दिया जाए। इसके साथ ही मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि एयर इंडिया के जितने भी करंट वर्कर्स हैं उनको अगले 1 साल तक यहाँ पे रिटेन किया जाएगा, किसी को भी नहीं निकाला जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मानिए कि 1 साल बाद टाटा ग्रुप यहाँ पे डिसाइड करता है कि एयर इंडिया के कुछ एम्प्लॉयज़ को उनको निकालना है, तो ये बोला गया है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे निकाला जाएगा उनको पेड वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ ही जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इस वक्त पे एयर इंडिया में, उन सबको ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड और पोस्ट रिटायरमेंट के जितने भी मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो सब भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो 1 साल की सिक्योरिटी है एम्प्लॉयज़ के लिए वो किसी भी तौर पे इनफ नहीं है, क्योंकि कई सारे कंसर्न्स हैं जैसे कि परफॉर्मेंस हो गया, कंडक्ट हो गया, उन सब के ऊपर भी यहाँ पे कई सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एयर इंडिया के पास करंटली जो है 12,085 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 8,084 परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स है और जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है उसके भी यहाँ पे 1434 एम्प्लॉयज़ मौजूद है। आपको यहाँ पे ये भी जानना चाहिए कि जैसे ही ये न्यूज़ पब्लिक डोमेन में आई वैसे ही रतन टाटा सर ने भी यहाँ पे एयर इंडिया के घर वापसी को वेलकम किया है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि एयर इंडिया को फिर से उसके पैर पे खड़े करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं उन टर्निंग पॉइंट्स की जिसके वजह से गवर्नमेंट जो है एयर इंडिया को फाइनली बेच पाई। सबसे पहले राउंड में जो गवर्नमेंट है वो कंफर्टेबल नहीं थी कि भाई जो भी हाईएस्ट बिडर उभर के आएगा उसको एयर इंडिया की फुल ओनरशिप यहाँ पे हैंडओवर की जाए, जिसके चलते पहले राउंड में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि जो भी हाईएस्ट बिडर उभर के आएगा उसको 76% स्टेक्स जो है वो ऑफर किए जाएंगे एयर इंडिया में, जिसके चलते पहला राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा फीका रहा। किसी ने भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं शो किया था। शायद इसी चीज़ को देखते हुए ये बाद में अनाउंस किया गया कि भाई गवर्नमेंट जो है वो 100% स्टेक्स जो है एयर इंडिया और जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है उसकी वो ऑफर करने वाली है, जो भी यहाँ पे हाईएस्ट बिडर उभर के आएगा। और जैसे ही अनाउंस हुआ, स्ट्रिक ने यहाँ पे काम किया और सेकेंड राउंड में 7 ऐसे बिडर्स थे जिन्होंने
एयर इंडिया को एक्वायर करने में या उनको बिड करने के लिए इंटरेस्ट शो किया था। इस डील में जो दूसरा टर्निंग पॉइंट था वो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक्चुअल में अंदर की खबर है। तो ऐसा बोला गया है कि अक्टूबर 2020 में उस वक्त के एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने ये अनाउंस किया था कि एयर इंडिया के लिए जो भी बिड्स आएंगे उसको वो लोग जो कैरियर की एंटरप्राइज वैल्यू है उसके ऊपर एक्सेप्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ जो इक्विटी वैल्यू होती है उसके ऊपर। अब इस चीज़ ने ये जो स्विच है उसने किस तरीके से हेल्प किया, तो मैं आपको बता दूं कि जो एंटरप्राइज वैल्यू होती है किसी भी फर्म की उसमें आपका इक्विटी वैल्यू, डेट और कैश ये सब इंक्लूड किया जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें इक्विटी वैल्यू की तो इक्विटी वैल्यू में जो कंपनी के शेयर्स होते हैं सिर्फ उसको ही यहाँ पे गिना जाता है। तो जो ये सेकंड मेजर उठाया गया है उसने जो है यहाँ पे एयर इंडिया की एक फेयर वैल्यूएशन में भी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प किया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के ऊपर। तो नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसके सेकेंड टर्म में एक बड़ा कदम ये उठाया गया है कि जो भी स्टेट ओन्ड फर्म्स है उनको यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की ओर मूव किया जाएगा। कहने का मतलब कि भैया इनकी जो गवर्नमेंट है 18 ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है जिनको आइडेंटिफाई किया गया जिसमें आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टील, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, डिफेंस इक्विपमेंट है। ऐसे कुछ सेक्टर्स जिसमें लिमिटेड प्रेजेंस ही सरकार की बनी रहने वाली है। अब ये जो पॉलिसी है अगर उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे जितने भी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उसमें से कम्प्लीटली एग्जिट कर जाएगी, चाहे बात प्राइवेटाइजेशन से हो या फिर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट से हो। इसके साथ ही ये भी बोला गया है कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उसमें मैक्सिमम 4 पब्लिक सेक्टर और मिनिमम 1 पब्लिक सेक्टर यूनिट ही ऑपरेट करने वाली है। अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट दीपम की, तो उन्होंने यहाँ पे ये प्रपोज किया है कि अगर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में तो उनकी जो रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ पे अनलॉक किया जा सकता है, जिसके चलते वहाँ से आने वाला पैसा जो है वो सोशल सेक्टर और जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें यूज़ किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये अनुमान लगाया है कि इंडिया में 348 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं और जो गवर्नमेंट होल्डिंग से इन फर्म्स में उनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपीज़ की। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या प्राइवेटाइजेशन सच में बुरा है। प्राइवेटाइजेशन से जो है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं जो है आपको इतिहास के पन्नों में 30 साल पीछे लेके जाना चाहूँगा। बात है साल 1991 की, जब भारत के ऊपर $70 बिलियन का यहाँ पे कर्जा था और ये भी नौबत आ गई थी कि भारत अगर इस कर्ज को नहीं चुकाता तो वो जो है बैंकरप्ट हो जाता। उस वक्त पे श्री नरसिम्हा राव जी ने प्राइम मिनिस्टर पद का शपथ लिया था और उनके कंधों पर यह दारोमदार था कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको आईसीयू से बाहर लेके आना है और इंडिया को बैंकरप्सी से बचाने के लिए उस वक्त पे उन्होंने, आप मानेंगे, 21 टन सोना, जी हाँ 21 टन गोल्ड जो है वो बाय एयर बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि लंदन में है वहाँ पे मॉर्गेज के तौर पे भेजा गया, जिसके बाद इंडियन इकोनॉमी जो है कुछ वक्त के लिए यहाँ पे आईसीयू से बाहर निकल के आई। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने जो है न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जिसको आज हम प्राइवेटाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट को यहाँ पे पेश किया तो उसमें उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन को जो है यहाँ पे हरी झंडी दिखाई। सिर्फ इतना ही, साल 1991 से लेकर 2000 के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने तकरीबन 10,000 करोड़ से ज़्यादा जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पे अलाउ किया था और यही वो प्राइवेटाइजेशन है जिसने जो है हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने में और आईसीयू से बाहर लाने में हेल्प किया था। लेकिन ये जो बात है वो साल 1991 की है, इस वक्त पे 2021 चल रहा है, तो क्या गवर्नमेंट को जो है फिर से वही रास्ता अपनाना चाहिए जो कि आज से 30 साल पहले अपनाया गया था। अब इसका जवाब जो है ना मैं सही से दे सकता हूँ ना आप दे सकते हैं, क्योंकि जो भी आज डिसीजन लिए जाएंगे उसका एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो आज से 10, 20, 30 साल बाद ही हमें सही से पता लग पाएगा। लेकिन मैं आपको श्री नरसिम्हा राव जी के कुछ शब्द के थ्रू बताना चाहता हूँ जो कि उन्होंने उस वक्त पे कोट किए थे। उनका यहाँ पे ये कहना था कि मानिए भारत एक शरीर है, भारत एक शरीर है जिसको हम यहाँ पे कपड़े से ढकना चाहते हैं, तो हमें जो है यहाँ पे
पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। और मानिए कि भारत एक शरीर है, उसके पास इनफ कपड़े हैं पहनने के लिए, लेकिन अब उसको यहाँ पे सुंदर भी दिखना है, तो उसको जो है हमें गहने ज़वारात और वेल्थ से जो है लोड करना पड़ेगा अगर उसको टॉप पे पहुंचना है। तो इसका मतलब ये कि हमें जो है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिमिलरली जो प्राइवेटाइजेशन है उसके भी यहाँ पे कुछ डेविल इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन क्या हम उन इम्पैक्ट्स को देखते हुए जो भी प्राइवेटाइजेशन से होने वाले फ़ायदे हैं उसको हम नज़रअंदाज कर दें? ये जो सवाल है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग हमें कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कि सरकार ये जो प्राइवेटाइजेशन की ओर मूव कर रही है, क्या ये सही है आपके हिसाब से, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इसके अलावा भी कोई और ऑप्शंस है जो कि गवर्नमेंट को यहाँ पे देखनी चाहिए? जो भी आपके थॉट्स है कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी आई होप ये जो डिटेल्ड वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। साथ ही हम आपके लिए ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज, इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट, इनसाइट्स और ऐसी डिटेल वीडियोस लेके आते रहेंगे। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दो। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट पिक ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।